बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज के अहम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो से फ़हीम अमीन, मुल्तान से सरमद अली और पेशावर से हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ बंगिश ने। नाज़रीन, पाकिस्तान के वैसे तो मसाइल बेतहाशा हैं, लेकिन इसमें से एक मसला सेहत का भी है। आपको बताएं कि यहाँ लोग सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, तो वहीं पर सरकारी अस्पतालों की हालत भी खराब है। एक तरफ गर्मी और हब्स अरूज पर है, तो वहीं पर अस्पतालों के एसी ही गैर फाल हैं, जबकि मरीज अस्पताल में सेहतयाब होने के लिए आते हैं। बदकिस्मती से उनको अस्पताल में आके भी मुश्किलात का ही सामना करना पड़ता है। लाहौर के बड़े सरकारी अस्पताल जिनाह और सर्विसेज अस्पताल में बड़ी तादाद में एसी खराब हैं, जिसकी वजह से आए हुए मरीजों का बुरा हाल है। मजीद इस खबर के अंदर की खबर क्या जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर फ़हीम अमीन से। फ़हीम, एक तो गर्मी और फिर हब्स और फिर अस्पतालों के एसी खराब हैं, वजह क्या है, क्यों ठीक नहीं हो रहे हैं? बहुत शुक्रिया फरजाना, आपने भी बात की हब्स और गर्मी की। तो अगर आप किसी सरकारी अस्पताल में जाएं ना, तो वहाँ पर एक मरीज़ होता है, उसके साथ 2-3 लवाहिकीन होते हैं और एक वार्ड होता है, तो वहाँ पर 10-12 मरीज़ होते हैं, तो 20-25 उनके तीमारदारी के लिए आए हुए होते हैं। बिल्कुल। और ऐसे में जिनको सबसे बड़ा रिलीफ होता है वो ये होता है कि वहाँ पर एसी लगा हो, कूलिंग हो थोड़ी सी, तो वहाँ पर एटमॉस्फेयर थोड़ा सा बेहतर हो, तो वहाँ पर मरीज़ भी थोड़ा सा कुछ बेहतर हो और डॉक्टर्स और नर्सिस के लिए भी एक ऐसा इन्वायरमेंट हो कि जिसमें मरीज़ का इलाज किया जा सके। हम अमूमन तो ये कहते हैं कि जी के हुकूमतें कुछ नहीं करती, महकमा सेहत कुछ नहीं करता या लोग कुछ नहीं करते। ये थोड़ी सी एक्टिविटी जो होती है, ये अस्पताल ने भी कुछ जिम्मेदारी दिखानी होती है। अब ये जब आपने बात की है कि यहाँ पर अस्पतालों की क्या सूरत हाल है, तो मैं आपको अदाद शुमार थोड़े से शेयर कर दूँ कि जिनाह अस्पताल में 177 एसी जो है ना वो ख़राब हैं। अच्छा। लेकिन उसके साथ उससे बड़ा अलमिया क्या है कि उनके पास 181 नए एसी पड़े हुए हैं जिनके कनेक्शन ही नहीं किए गए। अच्छा, यानी कि आपके पास जो सिस्टम है वो चीज़ें भी मौजूद हैं, लेकिन आपने थोड़ी सी एफर्ट करनी है। यानी कि फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी गई हैं, लेकिन उन पर जो है काम ही नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल। अब इस सिलसिले में जब मैंने यहाँ पर जो हाल ही में तैनात हुए हैं MS डॉक्टर काशिफ जहांगीर, बहुत बड़ा नाम है, आई के प्रोफेसर हैं, मेडिकली या अपने प्रोफेशनली तो वो बहुत बेहतर होंगे, लेकिन एक अस्पताल की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना जो है ना वो एक बड़ा एक मुख्तलिफ काम है, जिम्मेदारी का काम है। जिम्मेदारी का काम है। मेरी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि यार 177 एसी तो हमारे अस्पताल में नहीं हो सकते। मैंने कहा सर आपके पास रिपोर्ट है एक महकमा सेहत के पास, तो उनका ये कहना था यार ये 80-90 एसी होंगे, लेकिन उनको ठीक करवाने के लिए हमने महकमा सेहत को कहा, महकमा सेहत का अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, हमें उन्होंने कहा है कि आप अपनी डोनेशन से इन्हें ठीक करवा लें। अच्छा। यानी कि अब सरकारी अस्पताल जो हैं वो डोनेशनों से चलेंगे। सरकार हर साल अरबों रुपए, करोड़ों रुपए इन अस्पतालों को देती है। तो जिना अस्पताल पैसा कहाँ चला जाता है? बिल्कुल। सरकार जो दे रही है पैसा। अभी देखें फरजाना, आप अभी ना कोई कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस करें, पार्किंग का हो, गैस का हो या कोई भी हो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो, आप जिनाह अस्पताल में अगर किसी को देना होगा तो उसके लिए लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, जंगें शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जो काम आपने अपनी जिम्मेदारी है मरीजों को रिलीफ देने के लिए, उस तरफ ध्यान नहीं किसी का जाता। अब ये 177 एसी खराब हैं, जो नए कनेक्शन करवाने एसी को वो करवाए नहीं जा रहे। अब सूरत फ़हीम कितना अरसा गुजर गया है ये जो 177 ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट जो है तकरीबन 15 से 20 जुलाई के दरमियान की ये एक रिपोर्ट थी जो महकमा सेहत में जमा करवाई गई थी। उसके बाद अभी तक जो है वो नया कोई कॉन्ट्रैक्टर हायर नहीं किया गया जो इन एसीज को ठीक करे और लगाएंगे। तो जब मौसम चेंज होता है फ़हीम, तो कोई सिस्टम नहीं रखा गया कि उन तमाम एसी को चेक किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में तो गर्मी भी बड़ी शिद्दत की आती है। फरजाना ये देखें कि पाकिस्तान में साल में अगर 12 महीने हैं तो 9 महीने एसी जो है ना वो चलते हैं, क्योंकि ये वार्ड्स जो हैं वो बड़े अंदर करके होती हैं, वहाँ पर तो पंखा भी जो है ना वो नहीं काम करता, इसलिए चाहिए होता है। बिल्कुल। अब वहाँ पे जो लोग हैं उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जिनाह अस्पताल की एमरजेंसी जो है वो रीवैम्पिंग के नाम पर 6 महीने से बंद पड़ी हुई है। अस्पताल में दाखिल होने के रास्ते नहीं हैं, आए दिन स्ट्राइक हैं, हर चीज़ जो है आए दिन हो रही है, लेकिन जो आवाम को रिलीफ देने वाली बात है वो नहीं हो रही। अब ये तो हमने जिक्र कर लिया जिनाह अस्पताल का, अब आगे आ जाए ज़रा सर्विसेज अस्पताल की तरफ। सर्विसेज अस्पताल में तकरीबन 82 के करीब एसी जो है ना वो ख़राब हैं।
अब अगर आप सर्विसेज अस्पताल के आप अंदर दाखिल होते हैं ना, तो आपको दो खूबसूरत तरीन बिल्डिंग्स नज़र आती हैं जो रिवैम्पिंग की गई, उसमें कुछ बेहतरी है। जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं वहाँ के अंदर एसी जो लगे हुए हैं वो बिल्कुल ख़राब हैं। अच्छा। अब मसला ये है कि एसी का ख़राब होना और ठीक होना अस्पतालों में इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पर 24 घंटे मरीजों ने रहना होता है। बिल्कुल। उनको रिलीफ देना, उनको बेहतरीन इलाज मुआवजा देना सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर इस गर्मी और इस शदीद हबस के मौसम में अगर ये सूरत हाल को कंट्रोल नहीं करेंगे, एसी बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है अस्पतालों में और वो ठीक नहीं करवाए। और एसी तो इस वक्त वैसे भी सिर्फ अस्पतालों में क्या फ़हीम, हर जगह पर बुनियादी ज़रूरत है। और जिस तरह से पाकिस्तान में जितना हब्स की शिद्दत बढ़ जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पर तो बहुत ज़रूरी है मरीजों के लिए खास तौर पर। बिल्कुल। और अब आगे आ जाएं, आपको हम लाहौर के जनरल अस्पताल की बात बता देते हैं। वहाँ पे 16 एसी खराब हैं और 130 नए एसी उनके पास पड़े हुए हैं। अच्छा। जिनको कनेक्ट नहीं किया जा रहा। क्यों? क्योंकि वो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं गवर्नमेंट, वो जो अस्पताल इंतज़ामिया है वो महकमा सेहत पे डाल रही है कि जी इसको कनेक्ट करवाने की जिम्मेदारी भी उनकी थी, लिहाजा जब तक उस तरफ से कोई हमें फैसिलिटेशन नहीं मिलती उस वक्त तक हम इसको कनेक्ट नहीं करेंगे। मतलब ये कि आपके पास रिसोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ जो इंतज़ामी जिम्मेदारी जिन्होंने अदा करनी है वो इंतज़ामी जिम्मेदारी नहीं अदा की जा रही। महकमा सेहत पर इसकी जिम्मेदारी डाली जा रही है, महकमा सेहत ने इस पर कोई नोटिस लिया है? जी, महकमा सेहत ने एक रिपोर्ट मंगवाई थी, उसमें जो तमाम लाहौर के 10 अस्पताल हैं वहाँ पर ये तमाम कुछ भिजवा दिया गया था। अच्छा। अब जो उसमें टोटल आई थी तो लाहौर के जो 10 अस्पताल हैं वहाँ पर 527 एसी जो हैं वो ख़राब हैं और 441 एसी जो है ना वो महकमा सेहत की जानिब से इन्हें नए दे दिए गए इन अस्पतालों को, लेकिन वो कनेक्ट नहीं किए गए। अब मसला ये है कि ये सीधा सीधा जो जिम्मेदारी है ये अस्पताल इंतज़ामिया के ऊपर आती है कि अस्पताल इंतज़ामिया के जो ख़राब थे एसी उन्हें ठीक करवाना था और जो उन्हें नए दिए गए थे उन्हें कनेक्ट करवाना था। अब यहाँ पर करने वाली अस्पताल वालों की भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना, उनको अगर एक चीज़ प्रोवाइड कर दी गई है तो उनको उसके ऊपर काम करना चाहिए, मरीजों की सहूलत के लिए उस पर वर्किंग करनी चाहिए। तो क्या कहना है अस्पतालों के एमएस का इस हवाले से? देखें जी, हमारे जो इन 10 अस्पतालों में से जिन एमएस साहब से मुलाकात हुई, बात हुई, उनसे ये कहना था कि ये क्या मसला है, ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा। हाँ। उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट की जानिब से इन एसीज़ को ठीक करने और लगाने का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जिस कंपनी को दिया जा रहा है वो अभी तक फाइनली नहीं हो पा रहा। अब अगर ये अगस्त का महीना गुजर गया, सितंबर का महीना गुजर गया, तो अगर ये ऐसे ही गुजर गया ये सारा, तो उसके बाद फिर लगाने का क्या फ़ायदा होगा? फिर तो अगले साल फिर मौसम भी तब्दील हो जाएगा। हाँ। लिहाजा फौरी तौर पर इस मसले को हल होना चाहिए। जो एसी ख़राब है उन्हें ठीक होना चाहिए, जो नए एसी लगे हैं पहुंचा दिए गए हैं अस्पतालों को, उसको कनेक्ट किया जाए ताकि आवाम को जो है वो थोड़ा सा रिलीफ मिले। तो ये एसी लगाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है, उनको ठीक करने का कॉन्ट्रैक्ट है, ये कौन देता है और किसके थ्रू दिया जाता है? जी, ये महकमा सेहत की तरफ से ही एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना है। जो एमएस मुख्तलिफ अस्पतालों के हैं उनका यही कहना है कि उनके पास चीज़ें तो पहुंचा दी गई हैं लेकिन इनको लगवाने की भी जिम्मेदारी जिन्होंने ये एसी भिजवाए हैं हाँ। उन्हीं की थी। अच्छा। अब वो अगर हमें जब तक अलाउ नहीं करेंगे, जब तक वो हमें इसको लगवाने के लिए कोई अमला नहीं देंगे, कॉन्ट्रैक्टर नहीं देंगे, वो ही जो है इसको कर सकते हैं। तो वो क्यों नहीं कर रहे? क्या उनसे आपने ये जानने की कोशिश कर रहे हैं? इसको इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूशन जो है वो नहीं हो रही। मतलब कि आपसे ये सरकार का जो अमल है उसमें एक चीज़ तो ख़रीदना मुश्किल होता है, ख़रीदने के बाद उसको लगाना मुश्किल होता है, लगाने के बाद अगर वो ख़राब हो जाए तो उसको ठीक करवाना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा ये चीज़ जो है इसको संजीदा लेने की ज़रूरत है फौरी तौर के ऊपर। इसमें कोई इतना बड़ा अब कोई मामला नहीं रह गया, सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो अस्पतालों की इंतज़ामिया की सुस्ती है, महकमा सेहत की थोड़ी सी सुस्ती है। इस इशू को अगर फौरी संजीदगी से लिया जाए तो ये मसला जो है ये 5 से 7 दिन में ये तमाम नहीं है जो हल तलब ना हो, बहुत हल तलब मसला है, लेकिन फिर भी इसमें सुस्ती बढ़ती जा रही है। बुनियादी बात यह है कि हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ पर इंतज़ामिया को कोई पूछने वाला नहीं है। अगर उनसे जाके पूछे कि आपकी ये ज़िम्मेदारी थी कि आपने ये मामला हल करना था, ठीक करना था, लेकिन आपने वो क्यों नहीं किया, तो इस पे भी उनका यही कहना है कि हमने जब कोशिश करते हैं, इंतज़ामिया के पास आते हैं, कुछ रूल्स हैं फ़ंड्स को ख़र्च करने के हवाले से, वो रूल्स जो हैं हमें इजाज़त नहीं देते कि हम अस्पताल के तौर पर। हर चीज़ का एक मेकनिज़म है ना, हर चीज़ को एक तरीके से लेकर चला जाता
जाता है तो हॉस्पिटल का ये जो तमाम इंतजामात हैं और उस हवाले से जो अस्पताल से जो पूछा जाता है उसके ऊपर भी तो कोई चेक एंड बैलेंस रखता होगा ना, वो कौन रखता है, क्यों नहीं उनसे पूछा जा रहा है? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि लाहौर में जो ज़्यादातर हॉस्पिटल हैं वो बराह रास्त फंडिंग पर चलते हैं महकमा सेहत की। उनका तमाम बजट, जो तमाम ज़िम्मेदारियाँ, अखराजात पूरे करना महकमा सेहत की ज़िम्मेदारी होती है और महकमा सेहत से जो भी फ़ंड्स आने होते हैं उसका प्रॉपर कोई तरीक़ाकार होता है। हस्पताल इंतज़ामिया जो है, कोई हमारे एक MS से बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये बराह रास्त ज़िम्मेदारी महकमा सेहत की थी कि वो अगर एक चीज़ हमें प्रोवाइड कर रहा है तो इसको कनेक्टेड भी करवा के देता, जो हमारे ख़राब हैं उसके लिए भी हमने रिक्वेजिशन भी भेजी हुई है। हमारा जो हस्पताल के अंदर अमला है वो भी इसको कोशिश करता है ठीक करने का। लेकिन एक चीज़ है कि लाहौर में जैसे कि हम बात करते हैं जना हस्पताल की, तो वो उनको कहा गया, उन्होंने जब रब्ता किया तो उनको कहा गया कि आपके पास डोनेशन के पैसे बहुत हैं, अच्छा। आप अपने डोनेशन के पैसों से जो है ना वो अपने AC ठीक करवा लें। तो उनका ये कहना है कि यार हमारे पास जो डोनेशन के पैसे हैं वो मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए, बिल्कुल, अब वो AC लगवाने पे खर्च करेंगे तो मरीजों को फैसिलिटेट कैसे करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो फौरी तौर पर इसकी ज़रूरत है कि इस मामले को संजीदा लिया जाए। और अगर आप ये देख लें कि जो मरीज़ हॉस्पिटल में दाखिल होता है उस मरीज़ के लिए इस तरह की फैसिलिटी जो है उसके इलाज मुआवजे के लिए बेहतर होती है, ना कि वो अगर बीमारी की हालत में ऐसी जगह पे चला गया जहाँ पे हब्स और गर्मी है तो वहाँ पर अगर उसका इलाज हो रहा है तो वो इलाज भी प्रॉपर नहीं होगा। अगर कोई ज़ख्म खुदा न खास्ता ऐसा है तो वो ज़ख्म भी इस मौसम में, बरसात के मौसम में देखा जाए तो एक तरफ तो इंतजामिया की ये नाअहली है ही, शदीद गर्मी और हब्स में मरीजों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, मरीजों का इस हवाले से क्या कहना है? देखिए जी, मरीज़ों के, हमारी कुछ मरीज़ों से बात हुई इस हवाले से तो उनका ये कहना था कि जो हस्पतालों में जिस तरह आर्थोपेडिक वार्ड है, आर्थोपेडिक वार्ड ऐसी जगह होती है जहाँ पर कोई ना कोई जिस्म का हिस्सा मुतासर हुआ होता है और मरीज़ जो है वो एक बेड के ऊपर ही लेटा हुआ होता है और वो आप आसानी से मूवमेंट भी नहीं कर सकता। और ऐसे में अगर वहाँ पर हब्स हो, गर्मी हो, तो आप सोच सकते हैं कि उस मरीज़ की क्या मुश्किल होगी कि उसकी मुश्किलात में इजाफा होगा। बिल्कुल। और अगर किसी का कोई कट लगा हुआ है और ऐसे मौसम, बरसात के मौसम में वो हब्स और गर्मी में पड़ा हुआ है तो पसीना और इस तरह की चीज़ें आने से वो ज़ख्म भी ख़राब हो सकते हैं। लिहाजा उनका ये कहना था शहरियों का कि फ़ौरी तौर पर इसका प्रॉपर जो AC ख़राब हैं, जिस जगह पर मसाइल हैं उसको ठीक किया जाए और ख़ास तौर पर फौरी तौर पर जो महकमा सेहत है उसको एक दोबारा इसका सर्वे करना चाहिए। फौरी तौर पर अगर इस 15-20 दिन के दौरान इसमें कुछ बेहतरी आई है तो वो बेहतर कंसीडर किया जाए और जो नहीं हुआ तो उनको फौरी तौर पर ठीक करने के अहकाम जो हैं वो किए जाएँ और उसके लिए फ़ंड्स भी जो हैं वो अरेंज करना ज़िम्मेदारी जो है वो महकमा सेहत की। असल जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? क्योंकि हस्पताल इंतजामिया डाल रही है महकमा सेहत पर, महकमा सेहत कह रहा है कि अस्पताल इंतजामिया की भी कुछ जिम्मेदारी है, तो फंड्स किसने जारी करने थे जब AC प्रोवाइड कर दिए गए थे? लगवाने की जिम्मेदारी असल किसकी थी? देखिए, इसमें दो हैं। एक तो AC ठीक करने की जिम्मेदारी जो होती है, नॉर्मली ये जिस जगह पर लग जाते हैं तो वो ठीक करवाने की जिम्मेदारी वो हस्पताल इंतजामिया की थी। ठीक है। उनको वो हस्पताल, क्योंकि वो हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी बन जाते हैं तो उनको ठीक करवाना जो है वो हस्पताल की जिम्मेदारी थी कि वो जो उनको एनुअल फंड्स मिलते हैं उसमें से वो ठीक करवाते हैं। जहाँ तक जो कनेक्शन नहीं दिए गए तो कनेक्शन की जिम्मेदारी भी जो है वो हस्पताल इंतजामिया की है, लेकिन क्योंकि वो नए आए हुए हैं उसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्टर नया हायर करना है तो महकमा सेहत की जिम्मेदारी है कि वो उनको कॉन्ट्रैक्टर कोई हायर करे और जितने भी ACs भिजवाए गए हैं उनकी इंस्टॉलेशन करे। और आम तौर पर अगर आप ये देखें कि ये जो सरकार कोई भी चीज़ खरीदती है तो उसके लिए बाकायदा टेंडर्स किए जाते हैं, ठेके किए जाते हैं और अगर उनमें ठेकेदार या टेंडर्स जो हैं वो लगवाने के साथ कर लिए जाते तो ये मसला इतना ना पैदा होता। तो ये उस वक्त क्यों नहीं किया गया फ़हीम? उस वक्त ये सवाल है और यही सवाल जो है हम भी महकमा सेहत से पूछते हैं और यही सवाल हस्पताल इंतजामिया से भी पूछना चाहिए कि इस मसले को अगर फौरी तौर पर हल कर लिया जाता और इसके जो टेंडरिंग या इसके जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनको इस शर्त के साथ कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं कि आपने इनको लगाना भी है, दूसरों को मेंटेनेंस के हवाले से जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी फौरी दे दिया जाता तो ये एक मसला जो है वो मरीजों के रिलीफ का मसला है। देखा जाए तो कोई छोटा मोटा मसला भी नहीं है, बड़ा अहम मसला है, मरीजों की सेहत और ज़िंदगी का सवाल है। तो किसी ऑफिशियल से महकमा सेहत के आपने बात करने की कोशिश की, उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की कि क्यों इस मसले का हल नहीं निकाला जा रहा? देखिए, महकमा सेहत से अगर इस हवाले से बात करें, क्योंकि हाल ही में जो उनके सेक्रेटरी सेहत जो है वो तब्दील हुए हैं तो अब नए जो सेक्रेटरी सेहत हैं
उनके पास तो अभी सिर्फ हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर हो रही है, ठीक। तो वो तो इस मामले में बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है वो इस पे जो नीचे वाला आला हुकाम है, मैं वज़ीर सेहत हैं जो दोनों, ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा सलमान रफ़ीक जो है, उनको भी ये नोटिस लेना चाहिए कि ठीक है कि आपके पास दूसरे भी चार्ज हैं, आपने अमन व अमान की सूरत हाल को भी देखना है, आपने सैलाब की सूरत हाल को भी देखना है, तो आपको महकमा सेहत के जो अंडर हस्पताल आते हैं वहाँ पर भी देखना चाहिए कि वहाँ पर जो इंतज़ामी मामलात हैं वो काफ़ी हद तक बिगड़ चुके हैं और वहाँ पर छोटे छोटे इश्यूज़ जो हैं वो आए रोज़ पैदा हो रहे हैं, जिनको महकमा सेहत के लेवल पर ठीक करना चाहिए और महकमा सेहत की प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए उसके ऊपर, ना कि हस्पतालों को बिल्कुल जो है वो वहाँ की इंतज़ामिया के रहमो करम पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन महकमा सेहत और वज़रा सेहत जो है उनको भी इन मामलात में अब इन्वॉल्व होना होगा, ताकि हस्पतालों में जो मामलात हैं उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस और जो वहाँ पर मरीज़ इलाज मालजे के लिए आते हैं उनको भी जो है वो रिलीफ मिले। बिल्कुल फ़हीम, जैसा कि अभी आपने बताया कि जब एसी अस्पताल के अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं तो अस्पताल इंतज़ामिया की जिम्मेदारी होती है उसकी मेंटेनेंस की, तो क्या इंतज़ामिया से आपने जानने की कोशिश की कि क्यों उनको मेंटेन नहीं करवाया गया, किस चीज़ की कमी थी? देखिए, जो हस्पताल इंतज़ामिया है उनके दो मौक़िफ़ हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि इनको ठीक करवाना जो था वज़ारत सेहत के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी ज़िम्मेदारी थी, उन्होंने इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर हायर करना था, वो कॉन्ट्रैक्टर हायर नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से एसी इतनी बड़ी तादाद में ख़राब हुए हैं और वो ठीक नहीं करवाए जा सके। जबकि दूसरी जानिब महकमा सेहत और जो हस्पताल हैं उनका ये कहना है कि हमें कहा जा रहा है कि हम अपने फ़ंड्स से इन एसीज़ को ठीक करवाएं। उनका ये कहना है कि हमारे पास इतने फ़ंड्स नहीं हैं कि हम अपने फ़ंड से इन एसीज़ को ठीक करवा सकें, हमें फिर दूसरे ज़राए से इसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो है वो महकमा सेहत और हस्पताल इंतज़ामिया एक दूसरे पर डाल रही है ये सारा मामला। बिल्कुल, देखा जाए फ़हीम तो हर शख्स अपनी जिम्मेदारी दूसरे के सर पे डालने का आदी है यहाँ पर, और यहाँ पर भी यही सब कुछ हो रहा है। फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, एसी मौजूद हैं, लेकिन जहाँ पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर हब्स और गर्मी शदीद होती है वहाँ पर अस्पताल जैसी जगह वहाँ पर एसी नहीं है, और बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है हमारी महकमा सेहत के ऊपर। तो खुदारा हुकूमत को इस हवाले से कोई बेहतर कदम उठाना चाहिए ताकि जो मरीज़ वहाँ पर दाखिल होते हैं उन्हें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। नाज़रीन, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अब बात करते हैं शहर मुल्तान की, जहां गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में माली बेज़ाब्तियां और खिलाफ ज़ाब्ता भर्तियों का इंकशाफ सामने आया है। भर्तियों में मुतल्लिका शोबे में तालीमी काबिलियत रखने वाले उम्मीदवारों को नज़रअंदाज कर दिया गया है और सरकारी रिहाइश गाहों में रिहाइश पजीर मुलाजमीन की तनख्वाहों से हाउस रेंट और कन्वेंस अलाउंस की कटौती भी नहीं की गई है। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दाई मुल्तान सरमद अली। सरमद, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में कितनी तादाद में माली बेज़ाब्तियों और खिलाफ ज़ाब्ता भर्तियाँ की गई हैं? जी बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए इन दोनों की तो ये तकरीबन 7.500 मिलियन के करीब बनती है। 7.500 के करीब ये तमाम रकम बनती है। ये दो इदारे हैं जो कि टैप्टा के अंडर आते हैं। एक का नाम है इंस्टीट्यूट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मुल्तान, जो कि खानेवाल रोड पर वाक़या है, और इसके अंदर काफ़ी बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं वो टेक्निकल एजुकेशन हासिल करते हैं। अब यहाँ पर जो है वो शॉर्ट कोर्सेज करवाए जाते हैं, लॉन्ग कोर्सेज करवाए जाते हैं, यानी कि 2 साल का डिप्लोमा भी होता है, 3 साल का डिप्लोमा भी होता है। इसके अलावा शॉर्ट कोर्सेज जो होते हैं वो 6 से 8 महीने के कोर्सेज होते हैं। साल 2022 और 23 के जो ऑडिट हुआ है उसके अंदर ये बात सामने आई है कि शॉर्ट कोर्सेज के लिए फैकल्टी रखी गई थी। यहाँ पर फैकल्टी को रखने के लिए जो क्राइटेरिया था, जो कि टैप्टा की जानिब से ज़ाब्ता इखलाक एक भर्तियों का हर इदारे का होता है कि उसके तहत जो है वो भर्तियां होनी चाहिए थी, लेकिन उनको जो है वो मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया है। ऑडिट रिपोर्ट में जो ऑडिटर हैं उन्होंने इस बात को वाज़ह किया है कि जो कि
अगर कहीं पर टेक्निकल जो कि मैकेनिक्स की फील्ड थी तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल के बंदे को जो है वो भर्ती किया गया, और तमाम की तमाम जो भर्तियां हैं वो सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पर हुई। ठीक है, इसके बाद जब ये मामला उठाया गया 14 दिसंबर 2023 को एक मीटिंग हुई जिसके अंदर इस मामले को सामने रखा गया कि ये जो भर्तियां हैं ये खिलाफ ज़ाब्ता हैं, जिसके बाद जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसने मौक़िफ़ ये दिया कि ये तमाम जो भर्तियां हैं हमने ज़ाब्ता जो इखलाक हैं उसके जो है उसके ऊपर पूरा अमल करते हुए जो है ये भर्तियां की गई हैं कि पहले जो है उनकी एडवर्टाइजमेंट की गई, एडवर्टाइजमेंट के बाद जो एडवर्टाइजमेंट के बाद एक शॉर्ट लिस्टिंग का पीरियड होता है, शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद फिर इंटरव्यूज़ की बारी आती है। जब अगली मीटिंग जब हुई ऑडिट ब्यूरो की जानिब से, तो ऑडिटर ने उनसे पिछली मीटिंग पे कहा कि अगर आपने ये शॉर्ट लिस्टिंग की है, इसकी एडवर्टाइजमेंट की है, तो हमें जो है इसका रिकॉर्ड जो है वो आप दें। तो अब 1 साल से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, ये जो इदारा है फिल वक्त तक शॉर्ट लिस्टिंग का, एडवर्टाइजमेंट का और जो इन्होंने फैकल्टी हायर की है उसकी तालीमी काबिलियत के हवाले से जो है वो किसी भी किस्म का रिकॉर्ड जो है वो महकमा ऑडिटर जनरल को अभी तक नहीं पहुंचाया जा सके, यानी कि वो मुरत्तब भी नहीं कर सके हैं। जो नहीं, वो अगर रिकॉर्ड होता तो वो पहली मीटिंग में ही इदारे की जानिब से ऑडिटर को दिखा दिया जाता कि जी ये हमने इतने कैंडिडेट्स ने टोटल अप्लाई किया था, उनमें से इतने कैंडिडेट्स को हमने शॉर्टलिस्ट किया, इतने कैंडिडेट यानी कि सरमद कोई रिकॉर्ड रखा ही नहीं गया, इसलिए वो मुरत्तब भी नहीं हुआ है। जी, फिल वक्त तक जो है वो ऑडिटर के पास अभी तक ये रिकॉर्ड जो है वो नहीं पहुंचाया जा सका, जिसके बाद से ये जो भर्तियां हैं उनको खिलाफ ज़ाब्ता ही कहा जाएगा, और ये 6 महीने से 8 महीने की ड्यूरेशन के लिए ये तमाम के तमाम असातिज़ा जो थे वो हायर किए गए थे। और एक और बड़ी अहम बात जो है इसके अंदर यहाँ पर ऑडिटर ने पूरे ऑडिट के अंदर निकाली कि अगर एक बंदा है जिसके A+ ग्रेड है तो उसको नज़रअंदाज करके B+ ग्रेड वाले को जो है वो नौकरी दे दी गई है। अच्छा। और 6 महीने के लिए उसको विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर रख लिया गया है। तो इस तरह की जो है वो खामियां इसके अंदर नज़र आई हैं। जबकि दूसरा जो इंस्टीट्यूट है वो भी टेप्टा के अंदर आता है, वो एक ट्रेनिंग कॉलेज है कासिमपुर कॉलोनी, इधर मुल्तान मुमताज़ाबाद BCG चौक पे एक बड़ा कॉलेज है जहाँ पर तकरीबन आप ये कह लें कि सैकड़ों की तादाद में बच्चे टेक्निकल एजुकेशन हासिल करते हैं और वहाँ पे डिप्लोमास वगैरह करवाए जाते हैं। अब वहाँ पे जो माली बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं वो माली बेज़ाब्तियाँ इस तरह की हैं कि उस कॉलेज के अंदर 82 रिहाइश गाहें बनाई गई हैं जो कि जहाँ पर असातिज़ा और दूसरी फैकल्टी और जो इंतज़ामी अमूर से ताल्लुक़ रखने वाले कॉलेज के अफराद हैं वो रिहाइश पजीर होते हैं। अच्छा। 2014 में गालबन 2014 के अंदर एक रूल पास हुआ था ऑडिट, ये जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की जानिब से एक रूल पास किया गया था कि जो भी सरकारी मुलाजिम नौकरी के दौरान अगर सरकारी रिहाइश गाह में अपनी रिहाइश करेगा यानी कि वहाँ पर रहेगा तो उसकी तनख्वाह के अंदर से उसको होम अलाउंस होता है। यानी कि गवर्नमेंट जो है अपने तमाम मुलाजमीन को होम अलाउंस देती है, वो 5% से 10% के नज़दीक होता है। अच्छा। अकॉर्डिंग टू देयर ग्रॉस सैलरी के हिसाब से, सैलरी के लिहाज से उन्हें ये हाउस रेंट भी दिया जाता है, उसके अलावा कन्वेंस अलाउंस भी दिया जाता है। ठीक है। अब जो रिहाइश गाहें बनाई जाती हैं हुकूमत की जानिब से, अगर कोई इदारा है तो वो उसके अंदर ही इंतज़ाम किया जाता है या बिल्कुल उसके नज़दीक ही। तो ऐसे तमाम मुलाजमीन जो कि इन रिहाइश गाहों में रहते हैं उनकी तनख्वाहों से हाउस रेंट के साथ साथ कन्वेंस अलाउंस जो है ये 2 चीज़ें कटनी चाहिए। अगर ग्रेड 17 का अफसर है तो उसका 7% के नज़दीक जो होता है जो उसकी सैलरी के ऊपर एक परसेंटेज होती है वो कटना चाहिए, लेकिन वो नहीं काटा गया। इससे भी जो है अच्छा खासा गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है, कौमी ख़जाने को जो है ये नुकसान पहुंचा है। और
जितने के जितने मुलाजमीन थे वो 82 की 82 रिहाइश गाहों की जब अलॉटमेंट पेपर चेक किए गए तो ये तमाम की तमाम रिहाइश गाहें सरकारी मुलाजमीन को अलॉट की गई हुई थी। अच्छा, और उनसे कोई अलाउंस भी नहीं काटा जा रहा था? वो बिल्कुल, बल्कि अलाउंस काटने के साथ साथ रिपेयरेंस और मेंटेनेंस के भी जो है वो चाहे वो चार्जेस काटे जाने थे। जब आप सरकारी रिहाइशगाह को इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर टूट फूट होती है तो हुकूमत एक मेंटेनेंस चार्जेस काटती है, वो भी नहीं काटे गए। जब ये मामला सामने आया तो इसको पॉइंट आउट किया गया ऑडिटर जनरल की जानिब से और इसको जो है वो इदारे से इसका जवाब मांगा गया। 14 दिसंबर 2023 में जो है वो एक मीटिंग हुई जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट अकाउंट जो अथॉरिटी है मुल्तान की, उसकी जानिब से ये भेजा गया कि जी हमने 2014 में जब ये रूल आया था कि जब रिहाइशगाह कोई किसी को अलॉट की जाएगी तो उसकी तनख्वाह में से ये पैसे कटेंगे, ये रूल तब से ही लागू है। अब अकाउंट ऑफिस ने नहीं काटा, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। अच्छा, इसी तरह देखें जिनको इजाफी पैसे मिल गए वो लोग अब तो कई दूसरे महकमों में तबादला होके चले गए होंगे, कई किसी और जगह तबादला होके चले गए होंगे। वो तो जो रकम है वो उनके पास पहुंच गई है, उसको कोई वापस मैकेनिज्म नहीं है, कोई वसूली का कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है अब उनसे। जी ऐसा ही है कि उनसे वसूली का कोई मैकेनिज्म नहीं है। जो मुल्तान का जो ऑडिट जहाँ पे फंड्स जाते हैं, जहाँ पर एक ग्रॉस सैलरी लिखी हुई जाती है और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो उसी सैलरी को जो है वो पास कर देता है। अब पैसे दे तो दिए गए हैं, अब वापस लेने का जो है वो कोई मैकेनिज्म नहीं है। इसी तरह के जो है तरीक़ाकार इस्तेमाल करके सरकारी मुलाजमों को जो है वो नवाजा जाता है और पैसे लेने का जो कोई है वो वापसी का अच्छा, तरीक़ाकार बड़ी अहम बात का आपने जिक्र किया था। ये जो 2 महकमे हैं, आपने कहा कि इनमें जो है वो भर्तियां जो की गई हैं वो मुतल्लिका काबिलियत रखने वाले उम्मीदवार ही नहीं थे। जो बी ग्रेड के थे काबिलियत रखने वाले उम्मीदवार उनको रखा गया, ए ग्रेड वालों को नज़रअंदाज कर दिया गया। कितने उम्मीदवार थे जिनको नज़रअंदाज किया गया था? जी ये तकरीबन 23 के करीब एक असातिज़ा की लिस्ट थी। इसके अंदर नज़रअंदाज करने में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया इर्रेलेवेंट डिग्री। अच्छा। इर्रेलेवेंट डिग्री होल्डर्स जो थे, अगर किसी की फील्ड है मैकेनिक्स, मतलब कि उसका काम है मैकेनिक्स, यानी कि वो उसने सिखाना है कि पाइपों की फिटिंग किस तरह से होती है, तो उस जगह पर टेक्निकल जो कि अब मदरबोर्ड कंप्यूटर रिपेयरिंग वाले को रख लिया गया, टेक्निकल की जगह दूसरे बंदे को रखा गया। इस तरह की जो है वो बेज़ाब्तियाँ की गई हैं। तो सरमद, खिलाफ़े ज़ाब्ता भर्तियों से कौमी ख़जाने को भी तो नुकसान हुआ होगा। कितना नुकसान का तखमीना लगाया गया अब तक? जी ये 6 से 8 महीने के लिए ये असातिज़ा रखे गए थे। 3.225 मिलियन के नज़दीक ये जो टोटल रकम बनती है जिसका जो है वो कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचा है। और ये यहाँ पर जो है ऐसे इदारों के अंदर ये देखा जाता है कि भर्तियाँ होती रहती हैं, क्योंकि हर दिन हर नए दिन के साथ टेक्निकल एजुकेशन जो है वो तब्दील होती जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। चंद एक जो हैं वो मुस्तकिल इनके रखे हुए मुलाजमीन होते हैं, जबकि जो दीगर मुलाजमीन हैं उनको 6 महीने और 8 महीने के कोर्सेज, यानी कि वो विजिटिंग फैसिलिटी कहलाते हैं, बाहर से हायर किया जाता है। जी जी, तो ये विजिटिंग फैसिलिटी जो होती है सरमद, इनको किस बुनियाद पर भर्ती किया जाता है? देखिए बुनियाद तो यही है कि जिसको जो रेलिवेंट हो, जिसकी एजुकेशन रेलिवेंट हो और उसके रेलिवेंट एजुकेशन में भी उसने A+ लिया हुआ हो, उसको शॉर्टलिस्ट करके उसका इंटरव्यू करके फिर उसको रखना चाहिए। लेकिन ये यहाँ पे जो मामला मंजर आम पर आया है, इसके अंदर सिर्फ इंटरव्यू की बेस पे जो है वो तमाम अफराद को रखा गया है और आला तालीम याफ्ता को साइड पे करके जिसके थोड़े कम नंबर भी थे उसको भी जो है वो
बिल्कुल उसको पोस्ट फेवर दे दी दी गई है अपने जानने वालों को, ये कहा जा सकता है। मुबैना तौर पर फेवर दे के ही जो है वो इस तरह की भर्तियां होती हैं। विजिटिंग और शॉर्ट टर्म के लिए जितनी भी या डेली वेजेस पर जितनी भी हायरिंग्स होती हैं वो इसी तरह ही सरकारी महकमों में तकरीबन की जाती हैं कि किसी का जानने वाला है तो वो उसको रख लिया गया, ये वाला तरीकाकार इस्तेमाल होता है। अच्छा सरमद, ऑडिट रिपोर्ट में तो अब ये बात सामने आ गई है, इसकी निशानदही भी हो गई है कि महकमे की जानिब से जो है ये सारा कुछ इस तरह की भर्तियां की गई हैं। कसूरवारों का तयन किया जा सका है? कसूरवार जो हैं, देखें अगर कसूरवार जो हैं जब रिपोर्ट एक मुरतब हो जाती है तो उसके ऊपर एक पैरा बनता है। पैरा के बाद जो है मुतलका महकमे से जवाब मांगा जाता है कि जी ये हमें जो है वो खामियां नज़र आई हैं, उस टाइम पे कौन उसका हेड था, वो कौन सी अथॉरिटी थी जिसने जो है वो भर्तियां की, उसको जो है वो बनाया जाता है कसूरवार। लेकिन हेड जो हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं और जब पैरा बनता है तो उस टाइम पे कोई और वहाँ का हेड लगा हुआ होता है और वो जिसने भर्तियां की इसका तो साफ मतलब ये है ना कि वो कसूरवार हो के भी कसूरवार नहीं है। जी बिल्कुल इसी तरह ही है, क्योंकि फिर जब पैरा बन जाता है और इसके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट बैठ जाती है, ऑडिटर जो है वो सवाल उठा देते हैं, तो फिर जो नया बंदा उस जगह पे आता है, उस सीट पर आता है, उसको जवाब देने पड़ते हैं पिछले बंदे के की हुई भर्तियों के कि जी ये फलां बंदे ने भर्तियां की थी और इस तरह की थी, मैं बेकसूर हूँ, ये वो जाने और उनका काम जाने। अक्सर ऐसा भी होता है जी, अक्सर ऐसा भी होता है कि जो हायरिंग्स होती हैं इनके रिकॉर्ड ही मुकम्मल तौर पर जो है वो मुरतब नहीं किए जाते, यानी कि कैंडिडेट्स की डिग्रियां, शॉर्ट लिस्टिंग की पूरी जो एक लिस्ट बनाई जाती है और इंटरव्यू जो किया गए इंटरव्यू पैनल में जो है वो इंटरव्यू जो होते हैं उनको ग्रेडिंग पैनल की जानिब से की जाती है और वो पूरी की पूरी ग्रेडिंग लिखी जानी चाहिए, तमाम की तमाम तहरीरी हालत में जो है वो मौजूद होनी चाहिए। लेकिन इस तरह का रिकॉर्ड मुरतब नहीं किया जाता तो इस तरह की जो है वो भर्तियाँ, इस तरह की होने वाली भर्तियों को फिर ऑडिट में जो है वो खिलाफ ज़ाब्ता भर्तियाँ कहा जाता है। अच्छा सरमद, रिपोर्ट तो सामने आ गई है, उसके बाद क्या किया गया है? अब तक उस पर क्या काम किया गया है, क्या वर्किंग की गई है ताकि रकम को रिकवर किया जा सके? इसके लिए जो है वो बस जवाब तलब किया गया है। अब तक 3 मीटिंग हो चुकी हैं। एक मीटिंग जो है वो 14 दिसंबर 2023 को हुई, उसके बाद दूसरी मीटिंग जो है 12 जनवरी 2024 को हुई है, उसके बाद एक और मीटिंग हुई है जो कि 7 जून 2024 को हुई है। ये 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं, इनके अंदर सवालों के बाद जवाब ही दिए जाते हैं। अभी तक जो है वो किसी की भी निशानदही नहीं की गई कि किसने ये जो है वो भर्तियां की, यानी कि किसी को भी कसूरवार करके उसके ऊपर इल्ज़ाम जो है वो पक्का साबित नहीं हो सका। बिल्कुल ऐसा ही है नाजरीन, खिलाफ ज़ाब्ता भरी जाती हैं और अहल लोगों को नाअहल करार दे दिया जाता है, जबकि नाअहलों को उन्हीं पोस्ट पे बिठा दिया जाता है और फिर कहते हैं जी काम नहीं हो रहा है। और हुकूमत इस हवाले से क्यों कोई कदम नहीं उठाती है? हुकूमत को इस हवाले से सोचना चाहिए ताकि अहल लोग सामने आएँ और अवाम के लिए कुछ बेहतरी का सामान कर सकें। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। यूं तो खैबर पख्तूनख्वा में BRT एक बहुत बड़ा मंसूबा है जो कि अवाम में काफ़ी पजीराई भी हासिल कर चुका है, लेकिन ये मंसूबा 3 अरब 38 करोड़ रुपए खसारे से दो चार है। BRT की सालाना आमदनी 2 अरब 38 करोड़ रुपए है, अखराजात 5 अरब 32 करोड़ रुपए हैं और खसारा पूरा करने के लिए हुकूमत को सब्सिडी अदा करनी पड़ रही है। महकमा फाइनेंस ने भी BRT, जिसको जू पेशावर भी कहते हैं, के अखराजात कम करने की हिदायत की है। हमारे पेशावर के ब्यूरो चीफ मुमताज बंगिश ने इस स्टोरी पर काम किया है, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस बारे में बात करते हैं। मुमताज, ये बताइएगा, BRT में कहा जा रहा है कि 26 करोड़ 52 लाख से जायद मुसाफिर सफर कर रहे हैं, तो क्या उसकी बसों के अलावा कोई इस तरह के और जराए आमदनी या असासे नहीं जिससे खसारे पर काबू पाया जा सके?
शुक्रिया फरजाना। दरअसल जिस तरह आपने जिक्र किया, बीआरटी का सालाना खसारा जो है वो 3 अरब 38 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। बसें चल रही हैं, उससे आमदन जो है वो 2 अरब 38 करोड़ रुपए हासिल हो रहे हैं और अखराजात 5 अरब 32 करोड़ रुपए है। लेकिन जहां तक आपने सवाल किया कि इसकी दीगर असासों, तो बसों के अलावा जो इसकी दीगर असासें हैं बिल्कुल मौजूद हैं और उसमें जो बीआरटी स्टेशन हैं, जो कॉरिडोर्स हैं, जो मुख्तलिफ उसके आसपास की जो इलाके हैं, वहाँ पे एक मिसाल मैं दूंगा, वहाँ पे दुकानें कायम की गई हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी इसका नोटिस लिया है और जो 1 साल कबल 25 दुकानें थी उसका किराया सिर्फ 13,18,000 रुपए था। इसी तरह 17 दूसरी दुकानें थी, उसका किराया सिर्फ 3,89,000 रुपए इकट्ठा किया गया पूरी साल के दौरान। अच्छा। तो मतलब औने पौने ये दुकानें दी गई हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये भी नोट किया था कि 6,000 रुपए माहाना पे एक दुकान का किराया दिया गया। हालांकि फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से ये कहा गया कि ये किराया जो है 100 रुपए फी मुरब्बा फुट के हिसाब से मुकर्रर होना चाहिए। तो ये भी एक रुकावट है, मतलब जो उसके वसाइल हैं लेकिन उससे इस्तेफादा नहीं किया जा रहा। दूसरी जो बात है उसकी, अपने वहाँ पे क्यूसिक कायम है, उससे आमदनी 13,80,000 रुपए आ रही है। हालांकि अगर उस पर मजीद काम किया जाए और इसको मौसर बनाया जाए तो इससे मजीद आमदनी आ सकती है। तो यही एक जो असासों की बात है, तो जाहिर है असासी तो उसकी मौजूद है, मुख्तलिफ किस्म के एडवर्टीजमेंट हैं, साइन बोर्ड्स हैं, उससे भी जो आमदनी वो हासिल हो रही है, लेकिन वो उस हद तक नहीं कि जिससे इसका खसारा पूरा किया जा सके। अच्छा मुमताज, तो ये बताएं कि बसों से तो आमदनी फिर आ रही है ना, जो कि नाकाफी है, तो कौन से ऐसे अखराजात हैं जो आपके ख्याल में फिर कम करने चाहिए? बिल्कुल, काफ़ी ऐसी अखराजात हैं कि जिसमें कमी की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे इसमें 12 जनरेटर्स हैं और उसकी मरम्मत और फ्यूल पर 6 करोड़ 46 लाख रुपए लगाए गए। सिर्फ यही नहीं, इन 12 जनरेटर की फ्यूल के लिए अलग मद में 6 करोड़ 1,66,000 रुपए मजीद लगाए गए। जो स्टेशंस हैं, जो बीआरटी स्टेशंस हैं, वहाँ पे जो एस्केलेटर्स हैं और जो एलिवेटर्स हैं वो लगाए गए हैं और उसके अखराजात जो है वो 49,40,000 रुपए हैं। तो ये अंदाज़ा लगाएं कि इस पे इतने अखराजात आते हैं और इसमें मैं आपको ये भी बताऊं कि ये सिर्फ इनकी मेंटेनेंस के अखराजात हैं और जो बिजली के बिल हैं वो इसके अलावा हैं। अच्छा। बिजली के जो बिल हैं, जो कॉरिडोर्स हैं उसके और जो बीआरटी के स्टेशन हैं, वो उसके अखराजात 17 करोड़ 64 लाख रुपए हैं। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। और सिर्फ यही नहीं, मतलब मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने जो साथ कनेक्टेड सर्विस शुरू की है, उसमें एक की मिसाल मैं आपको दूंगा, कोहाट टर्मिनल है, उसे किराए पर लिया गया था। अच्छा। 1 साल कबल उसका किराया जो था वो 1 करोड़ 8,41,000 रुपए था। अच्छा। क्या कोहाट टर्मिनल से इतना मुनाफा भी हासिल हो रहा है? जवाब नफी में है। तो अगर ये सूरत हाल हो तो फिर तो जब उसके अपने जो आपने वो दफ्तरी अखराजात की बात की, तो सारे ऐसे अखराजात हैं कि जो बसों पे नहीं हो रहे हैं, मतलब जो उसकी ऑपरेशन पे जो अखराजात है ये उस पे नहीं हो रहे हैं। ये इन अखराजात पे कमी की जा सकती है, लेकिन अगर कौन से अखराजात हैं दफ्तरी जिनमें कमी की जा सकती है? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से मैंने जिक्र किया, अब ये देखें जो स्टेशंस हैं और जो मुख्तलिफ इसमें कॉरिडोर्स हैं, वहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगाए गए, आईटी की जो आलात हैं वो लगाए गए, सॉफ्टवेयर खरीदे गए। उस पे आप यकीन करेंगी कि इन चीज़ों पे 1 करोड़ 20 लाख रुपए के अखराजात की गए। अब ये मतलब एग्जॉस्ट फैन और आईटी के छोटे मोटे आलात और सॉफ्टवेयर। अच्छा, सिर्फ ये नहीं, 2 साल कबल 5,50,000 रुपए पर एक जो एंटीवायरस प्रोग्राम होता है, जो एक एप्लीकेशन है, वो खरीदी गई और 2,50,000 रुपए 2.5 लाख के लगभग एक MS ऑफिस की जो एप्लीकेशन है, जो सॉफ्टवेयर है, वो खरीदी गई। तो अच्छा। इस किस्म की चीजें, मतलब इतने शाहाना अखराजात बीआरटी क्या इसका मुताबिल हो सकता है या नहीं? बेशक दफातर में इस्तेमाल होते हैं, MS वर्ड भी इस्तेमाल होता है, MS ऑफिस भी इस्तेमाल होता है, लेकिन उसमें इतने अखराजात करना, ये तो शाहाना अखराजात है। सिर्फ यही नहीं, इन्होंने एक आगाही मुहिम चलाई और मार्केटिंग के लिए एक मुहिम चलाई। आप हैरान होंगी कि उस मुहिम पर तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च किए गए। अच्छा। मतलब आगाही के लिए जितने पैसे उस पर खर्च होते हैं, क्या उसका आउटकम भी इतना है? सिर्फ तो ये नहीं, खसारा पूरा कर लेते हैं मुहिम चलाने से, तो अच्छा था।
बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है। सिर्फ यही नहीं है, आप ये देखें किचन के अखराजात, किचन के थोड़े अखराजात है 12 लाख रुपए, लेकिन जब एक इदारा खसारे का शिकार है तो फिर तो इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल 3,60,000 रुपए टेलीफोन के अखराजात हैं। हालांकि टेलीफोन के अखराजात हर किसी को पता है। अब अगर सरकारी दफातर की तरह हर एक अफसर को एक टेलीफोन लगा दिया जाता है और इसके अलावा उसे वो मुख्तार बना दिया जाता है कि वो जितना इस्तेमाल करे, तो बड़ी अजीब सी बात है। बिल्कुल। एक साल कबल 15 लाख रुपए पर एक स्कैनर प्रिंटर हेवी ड्यूटी वाला एक खरीदा गया। तो इस किस्म की शाहाना अखराजात कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल। 3,60,000 रुपए की पोस्टेज और टेलीग्राम इस्तेमाल किए गए। फरजाना, आप ये मुझे बताएं कि आजकल के दौर में कौन लोग जो है पोस्ट ऑफिस के जरिए खत भेजते हैं, कौन लोग जो है वो टेलीग्राम इस्तेमाल करते हैं? अब इतने 3,60,000 रुपए मुख्तस करना, ये मेरा ख्याल है ये तो काफी ज्यादती है। तो एक ऐसी इदारे के लिए जिसका सालाना खसारा जो है वो 3 अरब 38 करोड़ रुपए हो और आमदनी सिर्फ 2 अरब 38 करोड़ हो, तो ऐसे में मेरा ख्याल है इस किस्म के शाहाना अखराजात का मुतामिल नहीं हो सकता। अगरचे ये बात तो दुरुस्त है कि जो BRT के अंदर जो मुसाफिर हैं, जो सफर करते हैं पैसेंजर्स, उसकी तादाद बढ़ रही है और कोई 26 करोड़ 52 लाख से जायद मुसाफतों के लिए BRT को इस्तेमाल किया गया और रोजाना मुसाफिरों की तादाद 3,40,000 है। बिल्कुल मुमताज, यही बात मैं आपसे करने वाली थी कि रोजाना की बुनियाद पर लाखों की तादाद में खवातीन और मर्द उस पर सफर कर रहे हैं, फिर खसारा क्यों नहीं पूरा हो रहा है? अच्छा, इसकी एक वजह यह भी है कि जो मतलब एक तरतीब बनाया गया था BRT के लिए कि इसका जो मुनाफा है ये बसों से हासिल नहीं होगा। माजी में जितने भी तजुर्बात की गई यहाँ पे क्या कि पूरे पाकिस्तान में एक GTS सर्विस हुआ करती थी, उसके लिए भी सब्सिडी देनी पड़ रही थी, इसलिए उस सर्विस को खत्म किया गया बिलाखिर। अब जब ये सर्विस और जब BRT की जो मंसूबा है जब बनाया जा रहा था तो बाकायदा तौर पे कहा गया कि इसके असासे होंगे और उससे ये मुनाफा हासिल होगा। कमर्शियल प्लाजे होंगे, उनके लिए उनसे जो आमदनी आएगी वो आमदनी इसी में इस्तेमाल होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और क्या हुआ उन प्लाजों का, क्या हुआ मुमताज? यही कहा जा रहा था कि प्लाजे तामीर होंगे तो आमदनी आएगी और आमदनी जो है वो खसारा पूरा करेगी। कहाँ गए प्लाजे? यही तो बात है फरजाना, ये प्लाजे हर BRT स्टेशन के आसपास बनाए गए थे। काफी जो प्लाजे हैं वो उनकी तामीर तकरीबन मुकम्मल है, फिनिशिंग उसकी बाकी है, दीगर पे अभी तक काम रहता है। अब अगर उनके पास अखराजात नहीं है ये प्लाजे बनाने के, अगरचे जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उन्हीं के फंड से ये मंसूबा चल रहा था और सूबाई हुकूमत ने भी उस पर अपना हिस्सा डाला था, लेकिन ये प्लाजे अभी तक न तो हैंड ओवर हो सके, न उसे किराए पे दिया गया है और न उससे वो मतलूबा जो आमदनी होनी चाहिए थी वो हासिल हो रही है। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इसका भी नोटिस लिया है और कमर्शियल जो प्लाजे हैं उसके लिए एक बाकायदा तौर पर एक प्लान तैयार करने के लिए कहा गया है और ये भी कहा गया है कि अगर BRT जो है जो मास ट्रांजिट है पेशावर का, अगर ऑपरेशन प्लान को दोबारा तरतीब किया जाए तो कम से कम जो BRT के जो मौजूदा अखराजात है उसमें 2 अरब रुपए की बचत हो सकती है। यानी अगर 2 अरब रुपए की बचत हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि खसारा जो है सिर्फ 1 अरब रुपए रह जाएगा। यूं इस खसारे को, हाँ बिल्कुल, यूं इस खसारे को जो कनेक्टेड रूट्स हैं उससे भी पूरा किया जा सकता है, दीगर जो वसाइल हैं उससे भी पूरा किया जा सकता है। इसके अंदर जो एडवर्टीजमेंट का जो सेक्शन है उससे भी काफी मुनाफा हो रहा है, मुख्तलिफ किस्म के साइन बोर्ड बनाए गए हैं, उससे काफी आमदनी हासिल हो रही है, उससे मजीद बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जरा काम की जरूरत है और इनको अगर बहैसियत एक कारपोरेशन की नहीं बल्कि एक छोटे से इदारे के तौर पर अगर इसको चलाया जाए और इस पर यह तवज्जो दी जाए कि जहां जहां पे लूप होल्स हैं, जहां जहां पे बड़े बड़े अखराजात हैं, जहां पे बिजली के बिल्स हैं, जहां बेतहाशा खरीदारी है और जो एक तरह से जो शाहाना अखराजात है, अगर उस पर कमी पाई जाए तो इसको एक मुनाफा बख्श इदारा बनाया जा सकता है। मुमताज, एक और चीज जो मैं आपसे पूछना चाह रही BRT कार्ड्स के हवाले से, BRT कार्ड्स का क्या सिस्टम है? अगर क्योंकि हमारी मालूमात के मुताबिक पिछले 1 साल में 2 लाख से ज्यादा BRT कार्ड फरोख्त किए गए हैं, क्या उनसे खसारा पूरा नहीं हो सका? असल में जो 2 लाख जो 17,000 BRT कार्ड्स हैं वो तो फरोख्त हुए हैं और इसमें इजाफा भी हो रहा है
अब ये भी मैं आपको बताऊं फरजाना कि जो पेशावर में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी वो माजी में जो BRT की सर्विस नहीं थी, वो सिर्फ 2% खवातीन आम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी वो इस्तेमाल करती थी। अब 30% खवातीन जो हैं वो BRT सर्विस इस्तेमाल करें। इसका मतलब ये कि सर्विस, इसमें कोई शक नहीं कि जबरदस्त सर्विस है और खवातीन के लिए भी ये ठीक है, बच्चों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, सहूलियात से बिल्कुल मुतमईन है जो BRT में दी जा रही हैं। जी बिल्कुल, अवाम इसमें मुतमईन है, इसलिए तो ये जो कार्ड्स हैं इतने वो लिए जा रहे हैं। और इसके अलावा अब एक ये मंसूबा भी बनाया जा रहा है कि जो शहरियों के लिए जो वन टाइम कार्ड है उसकी जो मालियत है मतलब वो 150 रुपये कर दिया जाए, और जो बुजुर्ग हैं, खवातीन हैं, ख्वाजा सिरा हैं, बच्चे हैं, उनके लिए ये जो है 100 रुपये कर दिया जाए। अच्छा। अगर ये भी कर दिया गया तो फिर भी इसके मुनाफे में मजीद इजाफा हो सकता है। लेकिन ये कहना कि बसों के किराए से इसके जो अखराजात है वो पूरी की जाएंगे, ये मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए जो किराया है वो मजीद बढ़ाना होगा। अभी हाल ही में 5 रुपये किराया बढ़ा दिया गया है, लेकिन जो लोग हैं वो फिर भी इसमें सफर करते हैं, वो कहते हैं कि 5 रुपये जो इजाफा है ये कोई चीज नहीं। अब जो जिस तरीके से सोचा गया था, जिस तरीके से खसारा सामने आ चुका है, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं इस खसारे को पूरा करने के लिए? अब इस खसारे को पूरा करने के लिए जब तक हुकूमत इस इदारे के अफसरान को, इस इदारे के जिम्मेदारों को पाबंद नहीं बनाती कि ये जो प्लाजे हैं ये तामीर किए जाएं और इसको जल्द अज जल्द हैंड ओवर किया जाए, इसे किराए पे दिया जाए या इसको खुद चलाया जाए, तो अगर इसको फाल बनाया जाए तो इससे आने वाली आमदनी को बड़ी आसानी से इस खसारे में कवर किया जा सकता है। और ये BRT कभी भी खसारे में नहीं रहेगा अगर ये प्लाजे उसमें शामिल हो जाएं और अगर इसकी जो असासे हैं इसको मजीद मौसर बनाया जाए और इससे आने वाली जो आमदनी है इसको जो मार्केट रेट है उसके मुताबिक बनाया जाए, तो ये जो 3 अरब रुपए का खसारा है इस पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। और इसके लिए मजीद भी हुकूमत किराए में इजाफे की जगह इसमें कमी कर सकती है, क्योंकि जब ये मंसूबा बन रहा था तो उस वक्त ही ये कहा गया था कि बसों से आने वाली आमदनी से इसका खसारा पूरा नहीं होगा, इसके अखराजात पूरे नहीं होंगे, बल्कि उसके लिए मुतबादिल जो जराए हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे। मुतबादिल जराए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और उस फिनिशिंग की हालत में है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि जब एक टर्मिनल ना हो और वो उसके लिए उसकी किराया अदा करना पड़े, तो और किराया इतना हो कि उससे उस रूट पे आने वाली जो आमदनी है वो उससे ज्यादा हो, मार्जिन की बात नहीं करते हैं। अगर हम रोजाना के हवाले से बात करें तो रोजाना कितनी आमदनी हो रही है BRT को और कितना खसारा हो रहा है? जी बिल्कुल, BRT की जो रोजाना आमदनी है वो 54,92,000 रुपए हैं और रोजाना के अखराजात हैं वो 90,83,000 हैं। अच्छा, यानी इससे सालाना आमदनी तो 2 अरब 38 अरब रुपए बन गई। लेकिन अगर रोजाना के अखराजात देखें तो 54,52,000 और फिर 90,83,000, तो ऑलमोस्ट ये निस्फ से ज्यादा है। तो इसलिए जब रोजाना के अखराजात जब तक कम नहीं किए जाएंगे तब तक इस खसारे पर काबू पाना मुश्किल होगा। और ये जो अखराजात है ये बसों के अखराजात नहीं है, इसमें से ज्यादा वो अखराजात है जिसको कम किया जा सकता है। एक तरफ सिर्फ 54 लाख की आमदन और दूसरी जानिब 90 लाख खसारा, तो किस चीज के ऊपर ये अखराजात हो रहे हैं? जिस तरह से मैंने जिक्र किया, अब जनरेटर्स हैं, बेशक जनरेटर्स चलाएं, लेकिन ये इसको सोलर एनर्जी पे भी किया जा सकता है। अच्छा। बिजली के 17 करोड़ 64 लाख के अखराजात हैं, अब इसे सोलर पे किया जा सकता है। तकरीबन जितनी भी इनके BRT स्टेशंस हैं इन सबको यूटिलाइज किया जा सकता है अगर इस पे सोलर एनर्जी का मुतबादिल सोर्स लगा दिया जाए तो ये अखराजात कम की जा सकते हैं। जनरेटर्स, जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया, 12 जनरेटर्स के 6 करोड़ 46 लाख रुपए एक मंथ में, और इन्हीं जनरेटर्स के लिए फ्यूल जो है वो तकरीबन 6 करोड़ एक दूसरे मद में अदा किए जाते हैं। तो इस तरह से अगर 12 करोड़ रुपए सिर्फ जनरेटर्स पे अदा, अब जनरेटर्स बसों की ऑपरेशन के लिए नहीं चलाए जाते, वो जो कॉरिडोर्स हैं और जो BRT स्टेशन हैं, बिजली ना होने की सूरत में उसे चलाया जाता है। अगर आपके पास सोलर एनर्जी का एक मुतबादिल सोर्स मौजूद है तो इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे अखराजात कम हो जाएंगे। और अगर आप गौर करें जिसका जिक्र, जिन अखराजात का मैंने जिक्र किया है, अगर इसको कम किया जाए तो जो बचत है वो करोड़ों में नहीं
अरबों में हो सकेगी। अच्छा। और टोटल खसारा जो है वो अब 3 अरब रुपए है, तो इस खसारे पे आसानी यानी से कि काबू मुमताज पाया जा देखा सकता जाए तो है। बिला वजह के लेकिन- अखराजात को लेकिन खत्म करके हम बचत की तरफ जा सकते हैं। हम जो है उन तमाम जो अखराजात हो रहे हैं, जो खसारा हमारा हो रहा है, उस खसारे को कम किया जा सकता है, बल्कि उसे बेहतरी की जानिब लिया जा सकता है। नाजरीन, तमाम मामलात को बहुत हल तलब मसले के साथ देखना चाहिए ताकि खसारे को कम किया जा सके और आवाम को उसका फ़ायदा दिया जा सके। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।